ये जो फियर निकल रहा है प्रोटेस्ट में, इट्स अ लार्जर ट्रेंड इन माय ओपिनियन, जो एक तरीके का सेंट्रलाइजेशन जो हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, और एक तरीके का लैक ऑफ कंसल्टेशन जो हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, वहां से निकल के आ रहा है बहुत ज्यादा, इंस्टेड ऑफ जस्ट द बिल्स, क्योंकि बिल्स लार्जली एक्चुअली सही डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रैशनल. So, hello, welcome to the show, Karthik. I have seen your work on Instagram. I mean, like, I got to know you through Instagram, and उस पे हमने जब बात की थी, तो you told me that you have been working with the government since so many years, and it's a pleasure to have you on the show, especially at a time like this, जब farmers protest चालू है and देश में और भी बहुत कुछ चालू है politics को लेके. And उस टाइम पे to get to know about like what is exactly happening in the government or on the outer side, तो आपसे जानने में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ पता चलेगा. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस शो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस कार्तिक. सो कार्तिक एक पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल है. ही हैज़ बीन वर्किंग विद द गवर्नमेंट लाइक महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर लास्ट 2 years, एंड अब वो अपना जो मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से कंप्लीट कर रहे हैं. तो कार्तिक, वंस अगेन वेलकम टू द शो. थैंक्स जयश, थैंक्स. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ, मैं बोलना चाहूंगा तो कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम्हारे पॉडकास्ट के साथ. आई थैंक यू. थिंक ग्रोथ हैकिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्पेशली अभी वर्क फ्रॉम होम जब मेन स्ट्रीम हो गया है, प्रोडक्टिविटी इंश्योर करना लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए काफी डिफिकल्ट है. आई थिंक तुमने कुछ वीडियोस काफी अच्छे बनाए उस चीज के बाद. स्पेशली मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो माइंडफुलनेस वाला था. आई थिंक काफी रेलेवेंट है आज के टाइम से. थैंक यू सो मच. सो कार्तिक, मैंने तो आपको एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दिया, बट इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो आप कैसे करते हो? लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली पॉलिसी मेकिंग, एंड उसमें आप गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करते हो? So, public policy making is basically the science of decision making, जो गवर्नमेंट राइट. को यूज करना रहता है अपने डिसीजंस बनाने के लिए. सो जैसे फॉर एग्जांपल, हम रियल लाइफ में कोई भी चीजें करते हैं, हम उसे एनालाइज करते हैं पहले एकदम अपने लेवल पे, एंड फिर हम डिसीजन लेते हैं, राइट. उसी राइट. तरीके से गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, अब बिकॉज वो गवर्नमेंट है, तो हर डिसीजन के इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं. इसलिए राइट. हर डिसीजन को लेने के पहले उसे बहुत डेप्थ में रिसर्च करना पड़ता है, उसे स्टडी करना पड़ता है, एंड फिर वो डिसीजन को ले आउट करने का प्लान बनाना पड़ता है, एंड फिर वो स्टेप्स लेके उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो पब्लिक करेक्ट. पॉलिसी मेकिंग ये पूरा साइंस जो है उसे स्टडी करता है. एंड बेसिकली मेरे जैसे लोग जो इस प्रोफेशन में, वो गवर्नमेंट के लिए अलग अलग ये पूरा जो मैंने प्रोसेस बताया उसके अलग अलग पार्ट्स में सर्व करते हैं. Okay. So, like before we get into like the farmers protest and everything about politics, I want to आपको मतलब एक थोड़ा सा इससे off topic ले जाना है, because a lot of 16 to 18-year-olds watch our podcast or like listen to our podcast. तो अगर उन्हें आपको एक आइडिया देना हो कि how can they get into public policy making, तो कैसे कर सकते हैं वो? सो एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है जयश. पहले गवर्नमेंट के अंदर एंटर करना बहुत ही लिमिटेड रूट्स थे. इधर ऑन द पब्लिक साइड तुम, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स तो है ही टॉपिक, बट पॉलिटिक्स में ही बहुत बैरियर्स टू एंट्री अपने. बट उसके अलावा इवन जो पीछे का साइड है, जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है या इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, उसमें भी एंटर करने के लिए जो कन्वेंशनल तरीके थे वो थे सिविल सर्विसेज, लार्जली नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या कुछ सर्टेन कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट. बट आज के डेट में क्या हुआ है, स्पेशली लास्ट 6-7 सालों में, कि गवर्नमेंट पहले तो बहुत ज्यादा कंसल्टिंग पे रिलाई करती है अपने डिसीजंस पे लेने के लिए. तो कंसल्टिंग खुद ही में एक बहुत बड़ा फील्ड है. उसके अलावा गवर्नमेंट खुद से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस या बहुत सारे पोजीशंस जहाँ पे कन्वेंशनली ब्यूरोक्रेसी रहती थी, वहां पे जिसे लैटरल एंट्री बुलाया जाता है आज के डेट में, तो उसी पोजीशंस में डायरेक्टली प्रोफेशनल्स को ले रही है एट वेरियस लेवल्स, राइट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट. तो अभी गवर्नमेंट में एंटर करने के बहुत सारे फील्ड है. आपको जस्ट डिसाइड आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज कौन सा है, एंड उससे मैचिंग आपको काफी सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं आजकल गवर्नमेंट में एंटर करने. राइट. सो आई थिंक ये एक अच्छा, मतलब जो इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट में, वो इसके भी पहले बहुत सारे फेलोशिप्स होते हैं गवर्नमेंट के अंडर. वो भी एक अच्छा टेस्टिंग ग्राउंड है कि तुम खुद को देखते हो क्या वहां पे, या ये एक सही एनवायरनमेंट है जहाँ तुम काम करना चाहते हो.
एंड वहां से फिर इफ दे फाइंड इट राइट, ये फेलोशिप्स के बाद दे कैन चूज टू बिकम फुल टाइम एग्जीक्यूटिव्स विद Yeah, द yeah. गवर्नमेंट. Okay. So I want to talk to you about the whole debate कि अब जैसा गवर्नमेंट में कुछ भी हो रहा हो, गवर्नमेंट ही नहीं, इंडिया में आजकल कुछ भी हो रहा हो, तो उसके दो साइड्स है मेजरली, लाइक वन इज द राइट साइड, राइट विंग, एंड वन इज द लेफ्ट विंग. तो वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस राइट एंड लेफ्ट विंग पॉलिसी? एक्चुअली ज्यादातर चीजें जो हमारे डिस्कोर्स में होती है वो ब्लैक और व्हाइट में नहीं होती, वो वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे में होती है, या वो 0 और 1 में नहीं होती, उसके बहुत सारे एक स्पेक्ट्रम होता है. मोस्ट इश्यूज राइट. कभी कभार इश्यूज को बहुत मतलब एकदम पोलर पर्सपेक्टिव से देखना उस इशू के फाइनल नुआंसेस को मिस कर देता है. तो मैं तो इस चीज पे बिलीव नहीं करता. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए. Yeah. ऑफ कोर्स कुछ लोगों का एक इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स बेस्ड अप्रोच होता है, किसी का इंस्टीट्यूशंस बचाने वाला अप्रोच होता है, जिसे कन्वेंशनली लेफ्ट विंग एंड राइट विंग रिस्पेक्टिवली बोलते हैं. बट Right. बहुत ऑन मोस्ट इश्यूज फाइनल नुआंसेस होते हैं चीजों के. स्पेशली आज का जो टॉपिक है ऐसी चीज पे काफी नुआंसेस है. मतलब इसको इन माय ओपिनियन 0 और 1 में देखने के जगह इसमें कुछ चीजें, कुछ पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस सही थी, बट कुछ पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस में बहुत इशू है. तो Okay. उनको उस नुआंस में देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ पूरे लार्जर इशू को एक 0 और 1 में कन्वर्ट करने की जगह. करेक्ट. राइट. सो कार्तिक, जहां तक मैं आजकल देखता हूँ, जो 23 से लेके लाइक 27 तक का जो पीक एक यूथ का होता है, जो लोग उसमें हैं अभी, तो दे डोंट वांट टू डिबेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दे एक्चुअली वांट टू डू समथिंग अबाउट इट. एंड ये मैंने फर्स्ट हैंड देखा है बिकॉज आई रन अ कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप, ऑन इंस्टाग्राम, लाइक वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड वहां पे हमेशा ये एक हेल्दी डिस्कशन चलते रहता है. तो उसमें मैंने ऐसा देखा है कि जो राइट विंग है, इवन दे पुट देयर पॉइंट्स फर्स्ट, एंड जो लेफ्ट विंग है वो भी अपने पॉइंट्स रखते हैं, एंड देन दे डिस्कस अबाउट इट. बट बहुत मतलब एक बहुत लार्जर स्केल पे अगर हम देखें, तो राइट विंग इज ऑलवेज गोना पुट लेफ्ट विंग डाउन, एंड लेफ्ट विंग इज ट्राइंग टू पुट द राइट विंग डाउन. तो उसलिए मैंने आपको इस शो पे इनवाइट किया था, सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द गवर्नमेंट राइट नाउ, ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, एक हेल्दी तरीके से हम लोगों तक ले जा सके. तो बिफोर वी डिस्कस दैट, कैन यू टॉक अबाउट कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में कैसे इन्वॉल्व है इंडिया में? एक्चुअली अच्छा टॉपिक है स्टार्ट ऑफ करने के लिए जयेश, क्योंकि फार्म बिल्स डिस्कस करने के पहले ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट आता ही क्यों है एग्रीकल्चर में बीच में. हम जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लिए जैसे ओपन मार्केट है, एग्जैक्टली वैसा एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर के लिए क्यों नहीं है, जो ऑल्दो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज के लिए, बट एंटायरली नहीं है. तो बेसिकली ये स्टार्ट ऑफ करने के लिए कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन फार्मर्स एक अच्छे इकोनॉमिक फुटहोल्ड पे नहीं थे, ऑब्वियसली, बिकॉज हम ब्रिटिश रिजीम के अंदर थे, जिसमें हमें पता है कैसे एक्सप्लॉइटेटिव मैकेनिज्म्स थे उन्हें ऑपरेट करने के लिए. लोकल मनी लेंडर्स जो ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग थे तब, वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे, थ्रो अवे प्राइसेस पे, फूड ग्रेन्स गिरवी रखकर फार्मर्स को के ऊपर उनका एज रहता था. बहुत नुकसान होता था फूड ग्रेन्स का, क्योंकि लॉजिस्टिक्स के अच्छे ये नहीं थे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली कि एज अ नेशन हमारा फूड सिक्योरिटी गारंटीड नहीं था, इन द सेंस कि हम हमारे कंट्री के लिए ही इनफ फूड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्या, वो ही गारंटीड नहीं था. तो एक कॉन्टेक्स्ट था इंडिपेंडेंस के बाद. एंड यहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने एक चीज लाई कॉल्ड एज एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, जो बेसिकली एक वर्ल्ड बैंक का आइडिया था, जो उन्होंने, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, एंड ये आइडिया काइंड ऑफ इंडिया ने भी पिकअप किया, जिसमें मैं वहां पे आने के पहले मैं जस्ट दो बेसिक चीजें बताना चाहूंगा. दो टाइप्स के मार्केट होते हैं, बहुत ही सिंपल है. एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फ्यूचर मार्केट. स्पॉट मार्केट मतलब आपके पास अभी समझो इतना कॉटन है और आपको बेचना है ऑन द स्पॉट, तो इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट. और एक होता है फ्यूचर्स मार्केट, आपको आज नहीं बेचना है, बट आपको 6 महीने बाद एक पर्सन के साथ डील करना है कि देखो 6 महीने बाद मैं ये रेट में बेचूंगा, तो इसे बोलते हैं फ्यूचर्स मार्केट. तो कमिंग बैक टू एपीएमसी, तो गवर्नमेंट ने ये एक बॉडी बनाई जो एक मोनोपोली बनी स्पॉट मार्केट में.
ये ओके। इंटेंशनली बनाई गई क्योंकि गवर्नमेंट का तब ये था कि फूड सिक्योरिटी अपने कंट्री की बहुत जरूरी है। तो जो भी एग्रीकल्चर का यील्ड आएगा, हम एज अ मार्केट ये एपीएमसीज रेगुलेट करेंगे, पूरा ये ट्रेडिंग प्रोसेस उनके थ्रू होकर जाएगा। एंड ओके। क्योंकि गवर्नमेंट ऑल्सो चाहती थी कि फार्मर्स को एक मिनिमम रेट मिले फॉर सर्टेन नंबर ऑफ क्रॉप्स जो बहुत एसेंशियल है कंट्री के लिए, सो दैट वो उन्हें उगाए। अगर वो रेट्स अच्छे नहीं रहे तो वो उगाएंगे नहीं, तो इंसेंटिव देने के लिए उन्होंने एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाम की या। एक चीज लाई, जिसके अंडर बहुत सारे क्रॉप्स आए, जिसको गवर्नमेंट की एक कमेटी डिसाइड करती है कि ये प्राइस तो मिनिमम रहना ही चाहिए उसे बेचने के लिए। ओके। तो ये कॉन्टेक्स्ट था कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में कैसे आई बीच में। अभी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जो स्लाइटली पैरेलल है कि प्राइस कोई भी चीज का कैसे डिसाइड होता है मार्केट में। आई मीन एक मैगी 21 रुपीज की क्यों मिलती है, 20 या 22 की क्यों नहीं मिलती? ये इसलिए होता है क्योंकि एक प्राइस जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन बताता है उस कोई भी चीज के डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह वगैरह के बारे में। वो 21 रुपीज में इसलिए बिक रही है बिकॉज नेस्ले ने आइडेंटिफाई किया है कि 21 रुपीज में ही आइडियल डिमांड और सप्लाई रहेगा इस मार्केट के हिसाब से। एंड वो सबके लिए बेनिफिशियल होता है, उनके लिए भी और लोगों के लिए भी। बट एग्रीकल्चर में बिकॉज अभी जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया, वो इसके कारण हमने एग्रीकल्चर को टोटली फ्री मार्केट के लिए ओपन नहीं किया हमारे तब के गवर्नमेंट ने, एंड उसे एपीएमसी नाम का एक स्पॉट मार्केट मोनोपोली के थ्रू हम उसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज को बेच सकते। तो एक कॉन्टेक्स्ट है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है एग्रीकल्चर। ओके। सो एंड ये आपने जैसे बताया कि ये उस टाइम पे जो सेट किए गए रूल्स थे वो हम अब तक फॉलो कर रहे थे, तो अब एक्चुअली गवर्नमेंट का क्या रोल है, कैसे ये सब कर रहे हैं गवर्नमेंट? तो रूल्स हम आज भी ये एपीएमसी रिजीम आज भी चल रहा है। ऑल्दो एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट आता है, हमारे जैसे 3 लिस्ट होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो या। एग्रीकल्चर एक स्टेट लिस्ट है, इसका मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर को रेगुलेट करते हैं। तो ओवर टाइम अक्रॉस द लास्ट 70+ ईयर्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने थोड़ा सा इन एपीएमसी रूल्स को मॉडिफाई किया है। कुछ स्टेट्स ने इसे थोड़ा प्रोग्रेसिव बनाया है, कुछ स्टेट्स ने मोनोपोली को थोड़ा सा डाइल्यूट किया है, उन्होंने अलाउ किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कुछ स्टेट्स ने फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह में अलाउ किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बट चावल और गेहूं में नहीं किया, जो मोस्टली इंडिया का रिजीम है अभी। तो ये है। सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था जश? मैं सो क्वेश्चन। हाँ, मतलब मेरा पूछने का मतलब ये था कि अब जो गवर्नमेंट कर रही है लाइक द 3 फार्म बिल्स, तो इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है अब? हाँ, तो वहां पे भी आने के पहले पहले कॉन्सिक्वेंसेस समझना पड़ेगा कि ये जो रिजीम बना था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ। तो ओके। कोई भी फार्मर को म, मतलब ऑब्वियस है क्योंकि इवेंचुअली फार्मर को बिजनेस करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो राइट। कोई भी फार्मर को 3 डिसीजंस लेने पड़ते हैं एग्रीकल्चर करते करते वक्त। एक है कि क्या उगाना चाहिए, क्या सो करना चाहिए, दैट इज वन। दूसरा है कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितना मनी इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट फॉर द क्रॉप बट ऑल्सो द इंफ्रास्ट्रक्चर बिहाइंड इट। और तीसरा है कि उसको कितना एंड कब किस तरीके से बेचना है, उसको स्टोर कैसे करना है एंड बेचना कैसे। तो ये 3 डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एक फार्मर। अब ये हुआ क्या है कि ऑल्दो ये एमएसपी और एपीएमसी का जो रिजीम था, ये चीज ने कंट्री का फूड सिक्योरिटी इंश्योर कराया, बिकॉज गवर्नमेंट एपीएमसी के थ्रू खरीदती थी एंड राशन सिस्टम के थ्रू उसे बेचती है। दिस इज फॉर लार्जली 3-4 टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक चावल, गेहूं, पल्सेस, ये स्पेशली जो राशन में दिए जाते हैं। तो इसके कारण इंडिया का फूड सिक्योरिटी आज हम लास्ट माइल पे पहुंचा पाए। तो ये बहुत अच्छी चीज है इन इन दैट सेंस। बट या। इसका लार्जर लार्जर ट्रेंड ये रहा है कि इसने हमारे एग्रीकल्चर रिजीम को बहुत डिस्टॉर्ट कर दिया। इन द सेंस, आप फार्मर हो, समझो आप कुछ और उगा रहे हो, आप समझो संतरे उगा रहे हो, आपका एक साल बिकॉज ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक रीजंस आपका फसल अच्छी नहीं होगी। बट आप सोचो अरे यार, गवर्नमेंट तो चावल और गेहूं में तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है, तो मैं संतरे क्यों उगाऊं, मैं तो चावल उगाना चाहिए, राइट? राइट। क्योंकि गवर्नमेंट तो गारंटी दे रही है कि मिनिमम इतने रुपए में तो बेचेगी। तो मैं संतरा छोड़कर मैं चावल उगाने लगूंगा।
मैं गेहूं उगाने लगूंगा, मैं ये 3-4 कमोडिटीज जो गवर्नमेंट प्राइस कर इंश्योर करती है, प्राइस इतना इतना रहेगा, मैं वो उगाने लगूंगा। इससे क्या हुआ, एंड ये ऑब्वियस एक रैशनल ह्यूमन बीइंग का ये है, इसमें कोई फार्मर्स की राइट, गलती नहीं है, ये हम रहते तो हम भी वही करते हैं। ह्यूमन 100% बीइंग्स यस। रैशनल होते हैं, वो अपना बेनिफिट देखते हैं। एंड इसके कारण क्या हुआ, कंट्री का फार्मिंग ट्रेंड्स जो थे वो बहुत डिस्टॉर्ट हो गए। ज्यादातर लोग स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हुँ, पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा चावल और गेहूं उगता है आज के डेट में। स्पेशली पंजाब में जिसका सदर्न पार्ट एक्चुअली ड्रॉट प्रोन है, जो राजस्थान के बॉर्डर से लेके ऊपर जाता है, वहां पे भी चावल चावल उगता है। एंड चावल एज यू नो बहुत वाटर इंटेंसिव है। तो हुँ, अभी पंजाब में इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया है बिकॉज चावल की खेती कर करके। एंड रीजन है ये एमएसपी एपीएमसी रिजीम, क्योंकि वो एक इंसेंटिव दे रहा है कि आप ये होगा, तो राइट, फार्मर्स कुछ और नहीं होगा। तो इसके कारण हम इस लेवल, मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस सिर्फ इतना भी नहीं है, हम दिल्ली पोल्यूशन को इससे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द स्टबल बर्निंग होती है वो पैडी क्रॉप्स की होती है, जो राइस के जो लेफ्ट ओवर या बचता है करेक्ट, आफ्टर करेक्ट, इट्स ग्रोथ, करेक्ट, क्योंकि उसको डिस्पोज ऑफ करने की टेक्नोलॉजी अभी तक उतनी एक्सेसिबल नहीं हुई। एंड तो आप देख सकते हो कि एक एमएसपी एपीएमसी रिजिम जिसका कुछ एम और ऑब्जेक्टिव कुछ और था, आज दिल्ली पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। करेक्ट, तो ये वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस है। उसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि एज अ कंट्री हमारे फूड क्रॉप में बहुत वैरायटी थी। इवन जो आज बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ राइस ग्रेन्स मिलते हैं, पहले हजारों, मतलब ये रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है कि बहुत सारे काइंड ऑफ दाल चावल मिलते थे, जो अभी बिकॉज एपीएमसी में यही खरीदा जाता है, सब लोग उस पर शिफ्ट हो गए, बहुत सारे लोग उस पर शिफ्ट हो गए। तो अगेन वहां पे होमोजेनाइज हो गया हमारा फूड क्रॉप्स का मार्केट। एंड राइट, लास्टली सबसे बड़ा क्वेश्चन जो फार्म बिल्स का रैशनल है, कि एक फार्मर को अपना धान बेचना है, तो ये गवर्नमेंट की मोनोपोली क्यों उसे रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि उसको किसको बेचना चाहिए और किसको नहीं हुँ, बेचना हुँ, चाहिए। हुँ, जैसे मुझे अगर तुम्हें बेचना है तो मुझे एक एपीएमसी सिस्टम के थ्रू ही क्यों गुजरना पड़े, मेरे पास वो फ्रीडम रहना चाहिए बाय और सेल करने का, राइट। तो गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया था। गवर्नमेंट का मानना था कि तब फार्मर्स इक्वल फुटहोल्ड पे नहीं थे इकोनॉमी, और बिजनेसमैन बहुत पावरफुल थे। राइट, बट क्या आज हम ये रैशनल रख सकते हैं क्या? तो ये कॉन्टेक्स्ट है फार्म बिल्स के पीछे, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंसेस आए थे। एक प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन बताता है, एंड करेक्ट, वहां पे हाँ, पहुंचता है वो मार्केट फोर्सेस के कारण। अभी वो बहुत डिस्टॉर्ट हो गया बिकॉज गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है बीच में। तो ओके, ये कॉन्टेक्स्ट है बिल्स के पीछे। ओके, बट बिफोर बिफोर वी एक्सप्लेन इसके आगे की चीज़ें, आप वो हाँ, 3 बिल्स एक्सप्लेन कर सकते हो जिन लोगों को अब तक शायद वो समझ नहीं आया, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स बिल्स है, सबको समझ में नहीं आया है एंड बहुत से लोग कन्फ्यूज़ भी है उसके बारे में। तो आप उसके ऊपर बता सकते हो? श्योर, एब्सोल्युटली। तो एक्चुअली वो 3 बिल ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उस पे कुछ लेवल ऑफ स्पेकुलेशन है, जिसमें से कुछ आप बोल सकते हो वैलिड है, कुछ थोड़े स्पेकुलेटिव है। तो हुँ, पहले तो मैं बिल्स एक्सप्लेन करने के पहले मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिबेट में है अभी, एमएसपी तीनों बिल्स का टॉपिक नहीं है, ओके, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर परसेप्शन। डायरेक्टली हुँ, एमएसपी के बारे में नहीं मेंशन हुआ है, ठीक है। तो वो 3 बिल्स में से 2 बिल्स ऐसे हैं जो मैंने जो अभी बताए, एपीएमसी की मोनोपोली है स्पॉट मार्केट पे, स्पॉट मार्केट जो इमीडिएटली सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो पहले 2 बिल्स वो मोनोपोली को निकालते हैं और फार्मर्स को एक ऑप्शन देते हैं कि आप ये एपीएमसी के बाहर भी बेच सकते हैं। ये होता है, गवर्नमेंट ने ये बिल्स में बताया है ये कैसे कर सकते हैं, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो हुँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बेसिकली एक फार्मर और समझो कोई भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉर्पोरेट जो खरीदना चाहता है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस दिए जाएंगे कि फार्म आपके सेल के क्या क्या, जैसे कोई भी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। राइट, तो ये पहले 2 बिल्स लार्जली ये करते हैं कि वो मोनोपोली निकालते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रिजीम उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। जो थर्ड बिल है, जो एक अमेंडमेंट बिल है एग्जिस्टिंग बिल का, वो बेसिकली, तो गवर्नमेंट क्या करता है, सर्टेन प्रोडक्ट्स को एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर करता है। राइट, ये क्यों करता है, क्योंकि ये कमोडिटीज बहुत क्रिटिकल होते हैं कंट्री के लिए उस हुँ, पॉइंट ऑफ हुँ, टाइम में। हुँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस जब आया था, तो शुरुआत में सैनिटाइजर मास्क बहुत एसेंशियल हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने सैनिटाइजर मास्क को एसेंशियल कमोडिटी के अंदर डाल दिया था।
क्योंकि राइट। वरना अगर वो नहीं करती, लोग उसे, जो हम मास्क इवेंचुअली शुरुआत में 100 रुपए के खरीद रहे थे, बाद में 50 रुपए के हुए, करेक्ट। एंड में हम 10 रुपए तक के मास्क खरीद रहे थे, वरना लोग उसे कितने भी प्राइस में बेच सकते थे। राइट। तो ऐसे इस एक्ट को अमेंड करता है थर्ड बिल, जिसमें वो थोड़ा सा ओपन अप करता है डेफिनेशन को कि कौन सी चीजों को एसेंशियल कमोडिटी में डाल सकते हैं। वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि मार्केट में ऐसा ना हो कि आज अनियन एसेंशियल कमोडिटी है, कल नहीं है, फिर परसों फिर से है और फिर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में बैक एंड फोर्थ बहुत ज्यादा बार होता है। तो ये इकोनॉमिक फ्रीडम कुछ लेवल का देने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। तो ये 3 बिल्स है लार्जली, पहले, ओके। एंड इसी के कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ज्यादा डिस्कस किया आगे लोगों ने। तो बट अब जैसे अगर हम टाइमलाइन देखें इस पूरे प्रोटेस्ट का, तो नवंबर 2020 से ये जो चालू हुआ था एंड नाउ इट इज फेब्रवरी, एंड अब तक ये चालू है। तो बीच में गवर्नमेंट एंड फार्मर्स का जो एक उन्होंने ग्रुप बना था, जो उनके लीडर्स थे, उनके बीच में बातें भी हुई, बहुत से बार टॉक्स हुए, बट इसके पीछे कुछ मतलब सक्सेसफुल अब तक कुछ ऐसा आया क्यों नहीं है? इसके पीछे कुछ अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? तो एक्चुअली इसका रूट कॉज इज द प्रोसेस इटसेल्फ। सो ये हम्म। बिल्स, एज आई सेड, अभी मैं शायद मेरा ओपिनियन दूंगा, अभी तक मैंने नहीं दिया था, एंड ये ओपिनियन में बहुत सारे And one more एक्सपर्ट्स, thing before we get into it, आपका like and जो प्रोटेस्ट भी हुए उसमें बहुत सारी और भी चीजें हुई, लाइक हमें पता है रेड फोर्ट पे क्या हुआ था जिस दिन ट्रैक्टर रैली निकली थी, एंड बहुत सारे मतलब शायद एक्सटर्नल फोर्सेस भी इसमें इन्वॉल्व है, तो कैन यू टॉक अबाउट दैट एज वेल? ओके श्योर, बट आई थिंक वो पहले रूट कॉज पे आना चाहिए हाँ हाँ। बिफोर ये। तो रूट कॉज ये था कि गवर्नमेंट ने ये तीन बिल्स एक्चुअली एक प्रोडक्ट है पिछले 15-20 साल ऑफ गवर्नमेंट कमिटीज के रिकमेंडेशंस पे बेस्ड है। तो ये बिल्स लार्जली इकोनॉमिक सेंस में सही डायरेक्शन में, इसमें एक या दो कंसर्निंग चीजें हैं जिसपे मैं आऊंगा, बट लार्जली एक बहुत अच्छे इकोनॉमिक डायरेक्शन में है अकॉर्डिंग टू मोस्ट एक्सपर्ट्स। अब प्रॉब्लम बिल से ज्यादा बिल को लाने के प्रोसेस में है। अब कोई भी बिल आता है, मतलब मैं खुद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए काम किया हूँ, तो हमने खुद सर्टेन बिल्स लाए हैं। कोई भी बिल आता है तो पहले आप एक ड्राफ्ट बनाते हो, उसका आप एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हो, वो एक कमेटी बनाते हो, जनरली कमेटी के ओपिनियंस तुम्हें रिकॉर्ड पे रखते हो कि देखो हमने बिल बनाया, इनका ओपिनियन ये था। उसके राइट। बाद फिर पब्लिक कमेंट्स के लिए ड्राफ्ट को रिलीज किया जाता है कि लोगों पे बताते हैं कि देखो हम ये बिल लाने वाले हैं, आपकी क्या राय है इस पे। फॉर एग्जाम्पल अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल पब्लिक कमेंट्स के लिए बाहर था काफी टाइम के लिए, उसी ओके। तरीके से ऐसे होता है, पब्लिक कमेंट्स के लिए बाहर जाता है, फिर लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, फिर ये कमिटी एंड पब्लिक के ओपिनियंस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, एंड फिर ड्राफ्ट बिल बाहर आता है। फिर वो पार्लियामेंट में एक्सटेंसिवली डिस्कस होता है, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। अगर वहां पे इश्यूज है तो और एक एक्सपर्ट कमेटी के पास जाता है, एंड फिर फाइनली राइट। जाके एक बिल बाहर निकलता है। तो एक बहुत ही रिजिड चेक एंड बैलेंस के सिस्टम के थ्रू होता है। ये फार्म बिल जिस तरीके से लाया था, इसने पूरे प्रोसेस को बाईपास किया। उन्होंने ना ओके। ही कोई, मतलब ये बिल ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशन से आया था इनिशियली, बट जब बिल ड्राफ्ट हुआ उसके बाद ना ही मतलब स्टार्ट में उन्होंने ना ही किसी एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन बिल के बारे में डाला, ना ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए बाहर निकाला, ना ही इसे लोकसभा राज्यसभा में प्रॉपर्ली डिस्कस किया। अगर आपको याद हो, ये बिल कोई वॉइस वोट से पास किया गया था सितंबर में आई बिलीव, एंड जिसमें एंड वो भी वॉइस वोट तब यूज होता है पार्लियामेंट में जब कोई बिल के बारे में यूनानिमस स्टैंडिंग हो। ये बिल के बारे में बिल्कुल यूनानिमस स्टैंडिंग नहीं था। करेक्ट। तो जो दूसरा मैकेनिज्म होता है वोटिंग का, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक बटन रहता है जिसमें यस एंड नो काउंट होता है, वो मैकेनिज्म भी यूज नहीं किया स्पीकर ऑफ द हाउस ने। तो ओके। ये भी बहुत एक्चुअली पार्लियामेंट के प्रोसेस के अगेंस्ट था। तो वहां पे भी एक बोगस वॉइस वोट से पास हुआ, एंड फिर इवेंचुअली सीधा तुमने बिल लाके लिटरली एक तरीके से थोपा है लोगों पे, ऑल दो बिल सही डायरेक्शन में। तो तुम एक एंड को जस्टिफाई करने के लिए एक ऐसे मीन्स को फॉलो कर रहे हो जो डेमोक्रेटिक नहीं है। ऑल्दो राइट। तुम्हारा एंड वेल इंटेंशन हो, सही हो, इकोनॉमिक सेंस बनाता हो, फिर ये बिल आने के बाद वहां से एक्चुअली सितंबर से ही प्रोटेस्ट शुरू हुए।
एंड ऑब्वियसली ये शुरू है ग्रीन रेवोल्यूशन वाला बेल्ट, जो बेल्ट है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बिकॉज एज आई सेड वहां पे सबसे ज्यादा चावल एंड गेहूं उगाए जाते हैं बिकॉज ऑफ वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है। तो वहां से शुरू है बिकॉज वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। और एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है इसमें, बहुत सारे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स भी है जिनका खुद का, जैसे कुछ एक्सपोर्टर्स होते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज के, कुछ लोग इंटरनली बेचते हैं, कुछ लोग एक पर्टिकुलर चीज चाहते हैं क्योंकि वो बीच के ट्रेडर्स है, कुछ लोग लास्ट माइल रिटेलर्स है, तो वो कुछ, तो आपको इन सबसे कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ये बिल ने अगेन वो चीज एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बताया नहीं कि उन्होंने वो किया था बिफोर ब्रिंगिंग द बिल। सो आई थिंक ये सब चीजों के कारण जो कम्युनिकेशन गैप आया है, एंड फिर इसके कारण एक लार्जर प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट का रहा है इन अ लॉट ऑफ बिल्स इन द रीसेंट टाइम्स, कि वो कंसल्ट करना टू सम एक्सटेंट उतना ओपन नहीं रह रहे, स्पेशली कंटेंशियस बिल्स ऐसे। तुम पार्लियामेंट्री डिस्कशंस को एक तरीके से थोड़ा सा अंडरमाइन कर रहे हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि लोग तुम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे इवन दो तुम एक वेल इंटेंशन चीज ला रहे हो। एंड ये तो एक और ऐसी चीज थी, एपीएमसी में मंडी टैक्स लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट को बनता है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू जा रहा है क्योंकि एपीएमसी से पैरेलल तुम बॉडीज में, तो स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करना जरूरी था, उनसे भी नहीं किया। तो वही तो वो लैक ऑफ ट्रस्ट जो क्रिएट हुआ, फिर उसको आप लिंक कर सकते हो एक लार्जर ट्रेंड जो है सेंट्रलाइजेशन का हमारी गवर्नमेंट में, उस फियर से रिलेट होकर, तो बहुत सारे प्रोटेस्ट के रियल रीजंस एक्चुअली कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट वहां से एमिनेट होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोसेसेस फॉलो नहीं किए। तो ये बैकग्राउंड था। फिर वहां से तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सॉरी, वहां पे भी आने के पहले मैं एक दो प्रॉब्लम्स बिल से हाईलाइट करूंगा। तो ये बिल में एक पर्टिकुलर चीज है जो आई गेस मेरिट के ग्राउंड्स पे कॉन्टेस्ट की जा रही है कि ये बिल बोलता है कि अगर फार्मर और फार्मर और रिटेलर के बीच में समझो कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो उसके लिए कोर्ट्स में नहीं जा सकते, वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के लेवल पे ही सॉल्व हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट लगा है बहुत लोगों को, बहुत एक्सपर्ट्स को, क्योंकि एक जुडिशियल राइट जिसको अभी तक कोर्ट्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता था, गवर्नमेंट ने फॉर इट्स ओन रीजंस, मे बी एफिशिएंसी के रीजन या टाइम बचाने के रीजन के, गवर्नमेंट ने वो अपील प्रोसेस सिर्फ एक लोकल मजिस्ट्रेट के लेवल तक रेस्ट्रिक्ट किया। सो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम था जो भी कंटेस्ट हो रहा है, बट हाँ लार्जली इश्यूज एज आई सेड वो ट्रस्ट और कम्युनिकेशन गैप के थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द, ये हमेशा एक गैप क्यों होता है इस गवर्नमेंट के साथ, कम्युनिकेशन गैप? एज वी नो, लाइक जो डिमोनेटाइजेशन का भी हुआ था, तो एवरीवन वर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन गैप कि उसको बिल मे बी वो डिमोनेटाइजेशन वाज करेक्ट और नॉट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट जिस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया गया था इट वाज वेरी कियोटिक। तो हर बार ये चीज क्यों रिपीट होती है? तो डिमोनेटाइजेशन एक्चुअली एक लेजिस्लेशन का पार्ट नहीं था, वो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, इन द सेंस कि वो एक बिल के फॉर्म, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, एंड उसमें अप्रोच प्रोबेबली एक एग्जीक्यूटिव एक्शन का था। अब उन्होंने इंटरनली बहुत सारे गैप्स थे वहां पे भी, एज यू सेड, कि आरबीआई के जो कमेंट्स थे वो फॉलो नहीं हुए। सो हाँ, एज आई सेड, ये जो फियर निकल रहा है प्रोटेस्ट में, इट्स अ लार्जर ट्रेंड इन माय ओपिनियन, जो एक तरीके का सेंट्रलाइजेशन जो हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, और एक तरीके का लैक ऑफ कंसल्टेशन जो हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, वहां से निकल के आ रहा है बहुत ज्यादा, इंस्टेड ऑफ जस्ट द बिल्स, क्योंकि बिल्स लार्जली एक्चुअली सही डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रैशनल। राइट। एंड देन उसके बाद में फिर अब जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज स्टार्टेड टेकिंग एक्शन ऑन दिस, उन्होंने अपने ओपिनियंस बनाना चालू कर दिया, एंड उसके वजह से एक पूरा नया स्टॉर्म आ गया अब कंट्री में, एंड जो लेफ्ट राइट का जो पूरा जो डिस्कशन था अब उसमें और वेट ऐड हो गया, बिकॉज नाउ द होल कंट्री इज अगेंस्ट समवन जो हमारे कंट्री का पार्ट नहीं है। लाइक आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स बिकॉज आई डोंट नो उसके क्या मेरे ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं, बट यू नो व्हाट आई मीन। तो एंड अब यू नो इंडिया में से भी जो पॉपुलर लोग हैं उन्होंने अपना ओपिनियन देना चालू किया इसके अगेंस्ट। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल एक्सटर्नल डिस्प्यूट अगेंस्ट इंडिया? सो मैं बस बहुत ही सिंपल
तरीके से देखता हूँ इसको। ये कम्युनिकेशन गैप के कारण प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। प्रोटेस्ट बड़े हो गए बिकॉज फार्मर्स एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ये है, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल में वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जहाँ पे जिसके कारण वो प्रोटेस्ट किए, एंड लैक ऑफ ट्रस्ट भी बोल सकते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म बन गया, जस्ट लाइक मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, कोई इवेंट एक प्लेटफॉर्म है, ये प्रोटेस्ट एक प्लेटफॉर्म बन गया। जब एक प्लेटफॉर्म इतने बड़े प्लेटर पे अवेलेबल होता है, उसे सब टाइप के लोग यूज करेंगे। उसे कुछ लोग अपने अच्छे पर्पसेस के लिए, जेन्युइन रीजंस के लिए यूज करेंगे, कुछ लोग उसे अपने पर्सनल एजेंडा के लिए यूज करेंगे, कुछ लोग कुछ और चीज के लिए यूज करेंगे। तो वो प्लेटफॉर्म इस स्केल का अवेलेबल है, तो वहां से वो डिस्टॉर्शन स्टार्ट होना बहुत इजी बन जाता है, बहुत ब्रीडिंग ग्राउंड। क्योंकि जब तुम्हारे पास इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, who have a very significant global diaspora as well, तो ऑब्वियसली, एंड मतलब ये भी कहाँ से आता है, जब इमेजेस ऑफ लाइक स्टेट बीटिंग द प्रोटेस्टर्स, रोड खोद दिए, आपने ये सब कर दिए, तो उसका प्रोजेक्शन इशू जो होता है, मतलब ये सब अगेन रूट कॉज उसका, एज आई सेड, was the process in itself, not the bill. मतलब प्रॉब्लम पॉलिसी में नहीं है, प्रॉब्लम गवर्नेंस में है यहाँ पे। क्योंकि गवर्नेंस वो आर्ट होता है जिस तरीके से तुम लोगों के एंजाइटी को और लोगों के एक्सपेक्टेशन को एक पॉलिसी रिकमेंडेशन को कैसे तुम ब्रिज कर सकते हो, इन दो चीजों को। ये होता है तुम्हारा आर्ट ऑफ गवर्नेंस, कि तुमको पता है ये सही चीज है करने को, लोगों को शायद अभी लग रहा है नहीं ये नहीं है, तुम इन दोनों को ब्रिज कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए कम्युनिकेशन, एडवोकेसी, ये चीजें बीच में आती है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट ने आई थिंक मिस आउट किया है मेजरली, क्योंकि ये नहीं होता तो वहां से ये प्लेटफॉर्म 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए जो है वो नहीं क्रिएट होता, जो स्टेट ने उसके अगेंस्ट किया है वो नहीं होता है, प्लेटफॉर्म को मिसयूज नहीं किया रहता। अब जो रेपरकेशंस है, मतलब कहाँ से कहाँ चला गया वो, जो इशू कुछ और था, रूट कॉज ऑफ द इशू ये था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ तक पहुंच गए। तो मैं वो सब चीजें में नहीं घुसूंगा कि गवर्नमेंट ने कैसे एक्ट करना चाहिए अगेंस्ट प्रोटेस्ट, ये वो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। जो मुझे समझता है कि पॉलिसी सही डायरेक्शन में होकर भी वो इस रूप को क्यों ली है, बिकॉज ऑफ एज आई सेड द इश्यूज ऑफ द प्रोसेस। सो या बट आपके अकॉर्डिंग लाइक व्हाट sort of changes can be done now, मतलब इस चीज को हम कैसे वापस बैक ऑन ट्रैक ला सकते हैं कि सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। फार्मर्स का भी मतलब लाइक यू एज यू सेड कि उस प्रोसेस में प्रॉब्लम था, उन बिल्स में नहीं, तो हाउ कैन यू मेक दिस राइट? सो अभी ये क्वेश्चन को आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस इतने ज्यादा हो गए कि मतलब आई डोंट थिंक बहुत इजी है एक आंसर सजेस्ट करना। मैं ये बता सकता हूँ कि क्या गवर्नमेंट कर सकती थी, ऑफ कोर्स बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट है, बट ये बहुत ही क्लियर हाइंडसाइट है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस एस्टैब्लिश हुआ है 70+ ईयर से, तुम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो उसे। लाइक एक बहुत ही अच्छा रिजीम सेट है उस चीज के लिए। तो एक तो वो, अभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट अपेरेंटली ट्राई कर रही है कम्युनिकेट करना फार्मर्स के साथ, अपेरेंटली वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, फार्मर्स रिपील और नथिंग वाले स्टैंड पे है, वो अमेंडमेंट से ओपन भी नहीं है, क्योंकि उनका बोलना है कि वो बिल्स ही कंसल्ट करके नहीं आए, एंड उनको 2-3 इश्यूज लग रहे हैं। वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो मैं एड्रेस करना भूल गया, जो उनको लग रहा है, जो बेसिकली हार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट है फॉर सम रीजन, ऑल्दो इश्यूज कुछ और ज्यादा बड़े कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और चीजों के, वो है कि फार्मर्स का बोलना है कि अभी एपीएमसी के अलावा और भी लोग खरीद सकते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट्स को, तो इवेंचुअली वो बाकी और जो ऑप्शंस है वो तुमको एक बिगर प्राइस देंगे एपीएमसी से, जिससे एपीएमसी मार्केट डाई डाउन हो जाएगा, जिसके कारण अब सिर्फ वो प्लेयर्स बचेंगे एंड वो एक कम प्राइस में सेल करना शुरू कर देंगे। बट अगेन ये स्पेक्यूलेटिव है, इसमें आपका स्पेक्यूलेशन ये है कि बिकॉज दूसरे ऑप्शन है एपीएमसी मार्केट डाई डाउन हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर ये बहुत रैशनल है इन जनरल, बट आई एम श्योर बहुत लोग इसे गवर्नमेंट के लार्जर ट्रेंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन है उससे लिंक कर दिया। तो दैट्स लाइक द हीट ऑफ द डिस्कशन राइट नाउ। लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी एमएसपी से खरीदना चाहिए, which is difficult
proposition for the private sector, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर को बोल रहे हो कि आपको मिनिमम ये प्राइस में खरीदना रहेगा, तो प्राइवेट सेक्टर शायद उसमें घुसना ना प्रेफर करे। तो सो हाँ, मतलब ये सब पॉइंट्स पे ज्यादा डिस्कशन अभी चल रहा है, तो आई थिंक गवर्नमेंट को लोअर हैंगिंग फ्रूट लेना चाहिए अभी, ये पॉइंट्स को पहले एड्रेस करना चाहिए। बट आई मीन बहुत इजी है यहाँ पे बैठ के बोलना, अभी जिस लेवल पे वो पहुंच गया थी। हाउ डू यू डील विद पीपल जो मतलब जितना मुझे मतलब जितना मैंने पढ़ा था इस एपिसोड के पहले कि फार्मर्स आर नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स इन दीज बिल्स, उन्हें चाहिए कि आप तीनों बिल्स निकाल दो, लाइक कंप्लीटली यू जस्ट रिमूव दिस बिल्स। तो हाउ डू यू डील विद दैट सॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल? काफी कॉम्प्लेक्स है, आई एम श्योर, काफी Exactly. कॉम्प्लेक्स है। वैसे आपके पॉडकास्ट में डायरेक्टली सोल्यूशन सजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा, बट आई एम श्योर सम मैकेनिज्म ऑफ डेलिब्रेशन, कुछ तरीके का डेलिब्रेशन इनोवेशन ला सकते हैं, क्योंकि इसमें अपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपीएमसी एज अ सेट स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट्स में बहुत सारे स्टेट्स में दूसरी गवर्नमेंट्स है, राजस्थान में दूसरी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में दूसरी गवर्नमेंट है, केरला, बंगाल में अलग अलग गवर्नमेंट्स है, पंजाब जो हीट ऑफ द है उसमें कांग्रेस है। Right. तो आई थिंक सब पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके, एज वेल एज फार्मिंग के जितने स्टेक होल्डर्स है, सबको एक तरीके से साथ में लाके प्रोबेबली एक विजन रख सकते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। आई मीन अभी तो जितना मेस हो गया है, लेट्स सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी नाउ। क्योंकि मतलब ऐसा तो है नहीं कि ऑपोजिशन चाहती नहीं है रिफॉर्म्स लाना, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एग्रीकल्चर रिफॉर्म से लार्जली इसी ग्राउंड्स पे कुछ प्रोविजंस अलग थे, बट आम आदमी पार्टी के इसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म से आई एम नॉट श्योर अदर पार्टीज के इसमें थे क्या, बट ये दो पार्टीज के इसमें डेफिनेटली थे। तो आई एम श्योर सब लोगों को पार्ट ऑफ द कंसल्टेटिव प्रोसेस बनाकर एंड एग्रीकल्चर के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके, आई एम श्योर एक डेलिब्रेट इनोवेशन लाके एक विजन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर रख सकते हैं। अभी ये मेस हो गया, लेट्स यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक यही चीज कर सकते हैं अभी। आई थिंक इतना डैमेज हो गया है अपनी डेमोक्रेसी को, राइट। एंड अब तो मतलब जैसा युवल नोआ हरारी ने भी उनके एक बुक में बोला है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी कि पूरा जो वर्ल्ड है वो इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गया है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये हर वक्त होने वाला है। नाउ यू हैव टू in some way deal with the whole chaos. But before we end this podcast, I want to ask you आपके कुछ last opinions या कुछ चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहो about this? मैं बोलूंगा कि कोई भी मतलब आप एंड को जस्टिफाई करने के लिए कोई भी मीन्स फॉलो करो, ये सही नहीं रहेगा, स्पेशली इतनी कॉम्प्लेक्स हेट्रोजीनियस और डाइवर्स डेमोक्रेसी जो हमारी है। इसलिए प्रोसेसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हम क्योंकि प्रोसेसेस एक रीजन के कारण बने, वो बहुत सारे ट्राइड एंड टेस्टेड सैंडबॉक्सिंग के बाद बने हैं, एंड बिकॉज वो आज इसलिए सेट है प्रोसेसेस, बिकॉज पहले वो प्रोसेस नहीं थे तो बहुत क्योस हुआ। तो अभी तुम अगेन वो प्रोसेस को बाईपास करो तो क्योस जनरेट होने का ऑलवेज मैकेनिज्म। तो मैं बोलूंगा कि प्रोसेसेस फॉलो करना। कोई भी स्पोर्ट्समैन बोलता है कि उनके प्रिपरेशन के पीछे एक प्रोसेस होता है, राइट? तो अगेन एनीथिंग इन लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट द प्रोसेस, काफी बार आउटकम्स तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब ये मेरे लिए पर्सनली भी रहा है एंड जनरली मैंने ऑब्जर्व भी किया। आई थिंक दैट्स द बॉटम लाइन है। Okay. So thank you so much for coming on the show, Karthik. I like really hope कि जिन्होंने भी ये एपिसोड YouTube पे देखा है या Spotify पे सुना है, उन्हें एक फार्मर्स बिल के बारे में आइडिया मिल गया होगा, उन्हें कुछ नया समझ में आया होगा। बिकॉज बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज थे कि एक्चुअली प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, इसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका क्या रोल है, इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो आई एम श्योर अब उनके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए रहेंगे। एंड आई होप सो वी कीप डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट विथ यू, बिकॉज इसके थ्रू हम लोगों को बता सकते हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट में क्या होता है। बिकॉज फ्रॉम एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि सब बिक गए हैं, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। As the government auntie has said कि बिक गई है गवर्नमेंट। So yeah, I mean you know what I mean to say. Yeah. हाँ, थैंक्स जयेश, डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ कि तुम ये इशू के नुआंसेस को डिस्कस करने के लिए ओपन हुए।
अदरवाइज एज आई सेड बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट ओपिनियन Right. पब्लिक डिस्कोर्स में आ जाता है. ऑफ कोर्स एकेडमिक सर्कल्स में उतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, एड्रेस होता है, बट पब्लिक डिस्कोर्स में बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से जनरली देखा जाता है. एंड फिर जिस तरीके से हमारा मीडिया रिजीम है आज के डेट में और ज्यादा Correct. वैसे हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है. आई थिंक I would love to be a part of any such discussions again in the future. And Great. you are doing a great job, yeah. Keep it on. Keep Thank it you. up. Thank you so much. So Yeah. yeah, let's. I mean, we'll connect once again for some other issue that is going on. Till then, it's a goodbye. Thank you so much for coming on the show once again.